जो बिहार कभी विश्व गुरु हुआ करता था, आज इतना पिछड़ क्यों गया? और एक आम सवाल हम सभी पूछते हैं, इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए? इस दोनों सवाल का जवाब आज हम हमारे रिपोर्ट में आपके लिए लेकर आए हैं। इस रिपोर्ट में आप जानेंगे कि कैसे एक राज्य जो कभी विश्व गुरु हुआ करता था, आज पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। और आज हम यह भी बताएंगे कि कैसे इसकी बर्बादी की कहानी लिखी गई और धीरे धीरे कैसे बर्बादी के कगार पर पहुंच गया। इतिहास से हमें क्या सीखना चाहिए? एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था, बिहार कोई तटीय राज्य नहीं है, इसलिए यहां विकास की संभावनाएं सीमित है। इस सवाल का जवाब ना तो लालू के लाल दे पाए, ना कोई बिहार के और नेता, और ना ही कोई और बिहारी, और तो और ना खुद नीतीश कुमार इस सवाल का जवाब ढूंढ पाए। इसका जवाब भी हम आज इस रिपोर्ट में आपके लिए ढूंढ कर लाए हैं। अगर आप बिहार से हैं या जानना चाहते हैं कि जो बिहार कभी सोने की चिड़िया हुआ करती थी, विश्वगुरु हुआ करती थी, आज वह इतना क्यों पिछड़ गया, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में, और यह बहुत जरूरी वीडियो है आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल थोड़ा भारत थोड़ा इंडिया में, और मैं हूं उज्जवल कुमार। बिहार जो एक समय विश्वगुरु के रूप में प्रसिद्ध और ज्ञान का केंद्र था, खनिज संपदा भी प्रचुर थी। खेती के लिए जो उपजाऊ जमीन चाहिए वो भी भरपूर था। इतिहास में झांके तो बिहार न केवल ज्ञान, शैक्षिक और आर्थिक बल्कि राजनीतिक और सांस्कृतिक नेतृत्व में भी सबसे आगे था। यह वही भूमि है जहां नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्व प्रसिद्ध विद्यालयों में ज्ञान की रोशनी फैलाई और बिहार को विश्व गुरु का उपाधि दिलाया। सम्राट अशोक, चाणक्य, आर्यभट्ट और कालिदास जैसे महान प्रतिभाओं का उद्गम स्थल भी बिहार ही है। इतना ही नहीं, बिहार और झारखंड पहले एक हुआ करता था, जब बिहार खनिज और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर रहा है। यहां लोहे, कोयले, बॉक्साइट और चूना पत्थर जैसे खनिज संपदा थी, जो इसे औद्योगिक विकास के लिए अत्यंत उपयुक्त बनाती थी। यह राज्य आर्थिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध थी। यहां तक कि जब महात्मा गांधी को स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन की शुरुआत करनी थी, तो उन्होंने बिहार के चंपारण जिले से की, जिसने पूरे देश को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एकजुट कर दिया। लेकिन आजादी के बाद इस विश्व गुरु की कहानी में अंधकार क्यों छा गया? क्या इसका जिम्मेदार कोई है? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्या इसका जिम्मेदार नेहरू जी की फ्रेटिकुलाइजेशन पॉलिसी है? आइए जानते हैं क्या है नेहरू जी की फ्रेटिकुलाइजेशन पॉलिसी। सन 1952 की बात, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने फ्रेटिकुलाइजेशन पॉलिसी लागू की, जिसका उद्देश्य देश में औद्योगिक विकास को संतुलित करना था। इस नीति के अनुसार खनिज समृद्ध राज्य बिहार से देश के किसी भी कोने में खनिज पहुंचाने का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाने लगा। इसका मतलब था बिहार के खनिज संसाधनों का लाभ देश के अन्य हिस्सों को समान रूप से मिल सके, जैसे महाराष्ट्र या गुजरात, जहां उद्योगों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा और बंदरगाह उपलब्ध थे। मतलब बिहार का खनिज आप किसी भी और राज्य में बिहार से ले जाएं, भाड़ा भारत सरकार देगी। इस नीति ने बिहार के औद्योगिक विकास की नींव को हिलाकर रख दिया। जिस बिहार के खनिज से उद्योगों को मजबूती मिलनी चाहिए थी, वही बिहार अब खुद औद्योगिक विकास से वंचित हो गया। नतीजतन बिहार के कच्चे माल का उपयोग कहीं और हो रहा था, लेकिन बिहार में उद्योग की स्थापना नहीं हो रही थी। नेहरू जी की इस नीति ने बिहार को आर्थिक विकास की दौर में पीछे धकेल दिया। यहां मैं साफ कर देना चाहता हूं कि आज जो सोशल मीडिया पे चलता है कि क्या सभी प्रॉब्लम के जिम्मेदार नेहरू जी ही हैं, मैं इस सवाल से बचना चाहता था, पर जो फैक्ट है उससे कैसे बचा जा सकता था। फिर मैंने डिसाइड किया कि जो फैक्ट है सो है, एंड बी विथ दैट। फ्रेटिकुलाइजेशन पॉलिसी का कहर बिहार की गरीबी, अपराध और प्रवास की कहानी। नेहरू जी की फ्रेटिकुलाइजेशन पॉलिसी के कारण बिहार का औद्योगिकरण थम गया और बेरोजगारी बढ़ने लगी। राज्य में उद्योग की कमी के कारण रोजगार के अवसर नगण्य रह गए, जिससे गरीबी, अपराध में वृद्धि हुई। संगठित अपराध और अपहरण बिहार में आम हो गए।
वहीं रोजगार के लिए लाखों बिहारियों को देश के अन्य हिस्सों में पलायन करना पड़ा, जिससे राज्य का प्रतिभाशाली मानव संसाधन राज्य के बाहर चला गया और बिहार में विकास का अभाव बना रहा। विकास में असंतुलन, जो बिहार को खनिज संपदा से भरा हुआ था, उसका लाभ दूसरे राज्यों को मिलने लगा। बिहार अपने ही संसाधनों का फायदा नहीं उठा पाया। राज्य का विकास थम गया और लोगों का विश्वास टूटने लगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सवाल और नेहरू जी का जवाब। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार जो कहा था, बिहार कोई तटीय राज्य नहीं है, इसलिए यहां विकास की संभावनाएं सीमित है। यह बयान दर्शाता है कि बिहार को व्यापार और उद्योग के लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जो तटीय राज्यों को सहजता से उपलब्ध है। अब सवाल उठता है, क्या नेहरू जी की नीति से ही इसका समाधान संभव है? नीतीश कुमार को जवाब है हां, लेकिन इस बार उल्टी नीति चाहिए। उल्टी फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी बिहार के लिए नई राह हो सकता है। मेरा मानना है कि अब फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी को रिवर्स मोड में लागू करने का समय आ गया। अब नीतीश कुमार और मोदी जी को इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि बिहार के घरेलू उत्पादों को समुद्री तट तक पहुंचाने का खर्चा उठाए, जिससे बिहार के उद्योग और रोजगार के अवसर बढ़े। अगर बिहार सरकार से बंदरगाहों तक माल परिवहन की लागत को कवर कर दे तो राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ सकता है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लोग बिहार में ही रोजगार पा सकेंगे और गरीबी का दुष्चक्र भी टूटेगा। इसी बीच प्रशांत किशोर के उस बयान की चर्चा भी हमें करनी चाहिए, जिसमें वह कहते हैं कि अगली छठ पर बिहारी मजदूरी करने बाहर नहीं जाएंगे। रणनीतिकार से राजनीतिज्ञ बने प्रशांत किशोर ने हाल में ही एक उम्मीद भरा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2025 के छठ तक बिहार का कोई भी व्यक्ति मजदूरी के लिए बाहर नहीं जाएगा। उनका यह मानना हो सकता है कि बिहार को अब ऐसा आर्थिक और औद्योगिक विकास की जरूरत है जहां के लोग यहीं रहकर आजीविका कमा सकें और राज्य में रोजगार का अवसर बढ़े। लेकिन बिना कोई ठोस कार्यक्रम के क्या यह सपना साकार हो सकता है? नहीं। जब तक राज्य में उद्योग का विकास न हो और लोगों के पास अपने ही प्रदेश में काम करने का अवसर न हो, तब तक नहीं। और इसका जवाब भी कहीं ना कहीं उल्टी फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी हो सकती है, जो बिहार के लिए नई राहें खोल दे। बिहार में संसाधनों की प्रचुरता और सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता इसे एक बड़े उत्पादन केंद्र के रूप में विकसित कर सकती है। बिहार के कुशल श्रमिक पूरे देश में काम कर रहे हैं और वो जरूर ही अपना घर लौटना चाहते होंगे। यहाँ के मजदूरों का कौशल खासकर कृषि, हस्तशिल्प और सिलाई बुनाई में औद्योगिक विकास के लिए सहायक हो सकता है। अगर सही उद्योग स्थापित किए जाएं तो बिहार न केवल आत्मनिर्भर हो सकता है, बल्कि अन्य देशों को भी बड़े पैमाने पर निर्यात कर सकता है। यदि सरकार उलट फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लागू करती है और बिहार से उत्पादों को बंदरगाह तक सस्ती दरों पर पहुंचाने का खर्च उठाती है, तो यहां के उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉम्पिटिट कर सकते हैं। यह नीति बिहार के उत्पादन को और बढ़ावा देगी, जिससे मजदूरों को अपने ही राज्य में सम्मानजनक रोजगार मिलेगा और राज्य की समृद्धि और विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। सरकार चाहे गया और नवादा जिले में माइका ग्रेफाइट प्रोसेसिंग यूनिट हब, मुजफ्फरपुर में कृषि और प्रसंस्करण खाद हब, भागलपुर में सिल्क और टेक्सटाइल हब, पटना और भोजपुर में फार्मास्यूटिकल और औद्योगिक उत्पाद का हब, रोहतास और कैमूर में सीमेंट और निर्माण सामग्री हब, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में कृषि और जैविक उत्पाद हब, मधुबनी में हस्तशिल्प और कला हब, दरभंगा में दुग्ध उत्पाद और दुग्ध आधारित उत्पाद हब, सासाराम और औरंगाबाद में खनिज प्रोसेसिंग और मशीनरी हब है और इसे और भी बड़े स्तर पर विकसित किए जाने की आवश्यकता है, जिससे यह सामान पूरे विश्व में एक्सपोर्ट हो सके। पूरे बिहार का कपड़ा और फर्नीचर उद्योग का बढ़ावा एक्सपोर्ट के माध्यम से दिया जा सकता है। सरकार चाहे तो बिहार चीन और बांग्लादेश को भी पीछे छोड़ सकता है। आखिर में हम निष्कर्ष की बात करेंगे। नेहरू जी की नीति से सीख लेकर भविष्य का निर्माण बिहार
जिसने एक समय में पूरे भारत और दुनिया को ज्ञान, समृद्धि और नीति का मार्ग सिखाया था, आज विकास के लिए संघर्ष कर रहा है। नेहरू जी की फ्लैट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ने इस राज्य को औद्योगिक क्षमता को कम कर दिया, जिससे बिहार के विकास का रफ्तार धीमी हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मोदी जी को यह सुझाव है कि फ्लैट इक्वलाइजेशन पॉलिसी को अब उल्टी दिशा में लागू कर बिहार को औद्योगिक समर्थन दिया जाए। यह न केवल बिहार को उसकी खोई हुई गरिमा लौटाएगा, बल्कि उसे एक बार फिर से विकसित और समृद्धि की राह पर आगे बढ़ने में मदद करेगा। आज समय की मांग है कि सरकार बिहार की आर्थिक पुनरुत्थान के लिए इस नीति का सुधार कर और लागू करने का विचार करे, ताकि यह राज्य एक बार फिर से भारत के नक्शे पर एक सशक्त औद्योगिक और आर्थिक शक्ति के रूप में उभर सके। यह सवाल अब सरकार के सामने है, क्या केंद्र सरकार और बिहार सरकार विकास की इस मांग को सुनेंगे? क्या अब भी बिहार को अपने विकास के लिए अन्य राज्यों पर निर्भर रहना पड़ेगा, या उसे अपनी आर्थिक स्वतंत्रता का हक मिलेगा? समय की मांग है कि इस नीति को बदलकर बहाल किया जाए और बिहार को उसका खोया गौरव लौटाया जाए। नमस्कार, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी सेंड करें और हमें प्रोत्साहित करें, ताकि आपको मिलती रहे ऐसी खास रिपोर्ट। धन्यवाद।